Hello dear friends, you are most welcome at Study IS with PN शर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे 6 मई 2020 द हिंदू। तो आज के दिन द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी न्यूज का हम डिस्कशन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, न्यूज का डिस्कशन करने से पहले अगर कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा हो और सोच रहा हो इसके बारे में, तो आप स्टडी आईएएस कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकते हो। याद रखना, आप स्टडी आईएएस कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा प्लस प्लेटफॉर्म पर। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप यूपीएससी की प्रिपरेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से संबंधित आपका कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पर स्टडी आईएएस ऑफिशियल स्टडी आईएएस यूपीएससी से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मेल, ये इन सभी के द्वारा आप जुड़कर बेनिफिट उठा सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम 6 मई 2020 द हिंदू का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एडिटोरियल 6 नंबर पेज, यहाँ पर डेंजरस ड्रिफ्ट, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था उसी के बारे में लिखा हुआ है। जनरली लिखने लायक कुछ नहीं है इसमें, आप जस्ट एक बार रीड कर सकते हो। पाथवेज टू ए मोर रिजिलियंट इकोनॉमी। रेजिस्टेंट रिजिलेंट का मीन्स मतलब होता है प्रतिरोधी इकोनॉमी। इन्होंने जितने भी 6-7 व्यूज लिखे हैं अपने राइटर ने इस टाइप से लिखे कि ग्रोथ की जगह हमें डी ग्रोथ करना चाहिए। मीन्स सोचने वाली बात। जो बाउंड्रीज, WTO बाउंड्रीज को हटाने की बात करता है कि देशों के बीच में बाउंड्रियां ना रहे, ये बात कर रहे कि बाउंड्रियां रहे। तो इन्होंने जो व्यूज रखे हैं वो जो प्रेजेंट टाइम में जो हम सोचते हैं इकोनॉमी को लेकर, उनके बिल्कुल विपरीत इन्होंने अपने व्यूज रखे हैं। तो चाहो तो आप इस आर्टिकल को लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। अदरवाइज इसमें लिखने लायक ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड एज ए यूपीएससी के अनुसार चलना है, तो इनके पॉइंट्स हम कहीं यूज नहीं कर सकते यूपीएससी में। सो इसको छोड़ना ही ठीक है। द मार्क ऑफ जीरो केरला से संबंधित कोविड-19 के संबंधित है, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल। यहां पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इन्होंने कहा है कि इंडिया को ये मान लेना चाहिए कि इंडिया में भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, और ये मानने से वर्ल्ड में इंडिया की इमेज खराब नहीं होगी। इससे तो केवल एक्सेप्टेंस मिलेगा कि उन्होंने डिजीज से लड़ने के लिए ऐसा कहा। अब एक यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, इसको देखिए सब, सिर्फ इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जितने भी ब्लू में है ये सभी पर्सन्स क्या हैं, एकदम हेल्दी हैं, लेकिन इनके बीच से एक व्यक्ति निकल के आ रहा है। यहाँ पर एक ग्रीन, ये क्या है, कोरोना वायरस से ग्रसित, लेकिन अभी तक इसको पता नहीं है कि ये कोरोना वायरस से ग्रसित है। और ये पीछे जो डॉट डॉट है ग्रीन, वो वायरस छोड़ते हुए आ रहा है। मीन्स कम्युनिटी ट्रांसमिशन इसी को बोलते हैं कि एक व्यक्ति जिसे पता ही नहीं है, क्योंकि वायरस में क्या होता है, हमने एक क्वेश्चन भी देखा था थोड़े दिन पहले कि वायरस, अगर कोई व्यक्ति वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है तो कई दिनों तक, अगर हम कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस की बात करें तो 14 डेज तक पता ही नहीं चलता व्यक्ति को कि मैं कोरोना वायरस से ग्रसित हूं। तो यहां पर यह व्यक्ति 14 डेज तक जिन जिन लोगों से मिलता है उनको इन्फेक्ट कर सकता है। और जिस दिन इसका पता लगेगा कि आज इसमें इन्फेक्शन के बाद जो लक्षण आना स्टार्ट हुआ इस व्यक्ति में 14 डेज बाद, तब जाके पता लग रहा है कि इसमें इन्फेक्शन था। 14 डेज ये जहां जहां गया तो इसने कम्युनिटी ट्रांसमिशन किया, तो इसी को बोलते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। और ये इंडिया में हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट बार बार इसको क्या कर रही है, मना कर रही है। यही कहना चाह रहे हैं दोनों राइटर। पूरे जो एडिटोरियल लिखा हुआ है उसका केवल और केवल यही रिजल्ट मीन्स यही कंक्लूजन है कि इंडिया को मान लेना चाहिए। द केस फॉर ग्रेजुअल एग्जिट, तो यहां पर इन्होंने कहा है कि मिटिगेशन को हमको ज़्यादा, मिटिगेट मीन्स कमी करना, कैसे हम कोरोना वायरस को रोक सकते हैं, क्या क्या हमको प्लान करना चाहिए। गवर्नमेंट मिटिगेशन के लिए ही काम कर रही है पूरा, तो ये आर्टिकल भी उतना काम का नहीं है। याद रखना, हर आर्टिकल कोरोना वायरस से संबंधित आ रहा है, तो हर आर्टिकल हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका काम क्या है, इनका प्रोफेशन है आर्टिकल्स लिखना। हमारा काम क्या है, पढ़ना, लेकिन हर चीज़ नहीं पढ़ना, वो केवल वही बातें, वही आर्टिकल पढ़ने जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ये हमारे लिए काम का है। बूस्ट वेजेस टू स्टिमुलेट इंडियाज ग्रोथ, कि जितने भी मजदूरी है उसको हम बढ़ाएंगे तो हमारी इंडिया की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। इससे संबंधित पूरा एक अच्छा आर्टिकल
ये है, इससे संबंधित हम अच्छे से देखेंगे पूरा। यहाँ पर इट्स टाइम फॉर वर्चुअल जुडिशरी, वर्चुअल कोर्ट, ई कोर्ट, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे अच्छे से। दोनों पेज पर आर्टिकल्स थे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जो पेज नंबर 8 है वहाँ पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में देखेंगे। महबूबाज डिटेंशन में बी एक्सटेंडेड, मीन्स इनके 3 महीने और इनका जो डिटेंशन है, हिरासत, उसको बढ़ा दिया जा सकता है। तो ये देखेंगे ये संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले आज की न्यूज, पिछली जो प्रीवियस डे की न्यूज है उसमें हमने क्वेश्चन दिया था आपको, उसका डिस्कशन करते हैं पहले। वित्तीय उत्प्रेरक, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था 2011 में। वित्तीय उत्प्रेरक फिस्कल स्टिमुलस की समुचित व्याख्या करता है कौन, मीन्स कौन सा कथन इसकी व्याख्या करता है। तो हमने देखा था फिस्कल स्टिमुलस में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत काम करती है, ब्याज दरें घटाना। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद सब्सिडी देना, टैक्स रेट कम कर देना, ये सभी इसलिए कि लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाए, निवेश हो, और जो हमारी ग्रोथ रेट है जो कम हो रही है वो ग्रोथ रेट बढ़े, मीन्स जो डिमांड एंड सप्लाई और डिमांड है वो ग्रोथ जनरेट हो। तो यहाँ पर सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया वृहद निवेश, जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति की तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना। यहाँ तो तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग, तो यहाँ तो जीडीपी क्या हो रही है, कम हो रही है, जीडीपी की बुरी हालत है, और ये बोल रहा है कि तीव्र आर्थिक विकास। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो सीधा सीधा ही क्या हो गया, गलत। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना। मीन्स हमारे क्या है, जीडीपी अगर कम हो गई है तो हमारा जो प्रोडक्शन है, सर्विस एंड जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, मीन्स एक तरह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रही है, उनको बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो कुछ हद तक ये आंसर सही लगता है, लेकिन आगे एक बार देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को। यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों पर की गई गहन कार्रवाई है, केवल वित्तीय संस्थान नहीं, लोगों के हाथ में भी पैसे देने, तो यहाँ वित्तीय संस्थान गलत हो गया। इसका लक्ष्य कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरित करना है जिससे वृहद खाद्य उत्पादन, ये पूरा गलत हो गया। हमने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी दोनों मिलाकर फिजिकल स्टिमुलस क्रिएट करते हैं, यहाँ तो केवल एक ही क्षेत्र की बात कर रहा है। सरकार की यह चरम निश्चयात्मक कार्रवाई जिसका वित्तीय समावेशन नहीं, आर्थिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको बढ़ाना मेन उद्देश्य है। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ सीधा सीधा, डियर फ्रेंड्स, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हमको आंसर करना है, एक एक वर्ड्स को पकड़ना है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। तो आंसर बी। जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर बी किया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों का गलत भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेक्चर को अच्छे से देखना, उसके बाद धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे। तो टेंशन में नहीं आना अगर किसी का गलत आंसर होता है। कई बार हमारा सोचने का तरीका अलग हो सकता है और यूपीएससी सोचने के तरीके पे डिपेंड रहती है। तो किसी का सोचने का तरीका अलग हो सकता है, तो इसमें डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है। आज का स्टार्ट करते हैं हम न्यूज 6 मई 2020। यहां पर आर्टिकल था द हिंदू के पेज नंबर 7 पर। वेजेज मीन्स जो मजदूरी है उसको अगर बढ़ाएंगे तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी इंडिया की, ऐसा कहा गया राइटर के द्वारा कि जब हम वेजेज बढ़ाएंगे। अब इन्होंने कहा कि इंडिया में 12.3 मीन्स 12.3% जो वर्कर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, मीन्स ना उनको पेंशन का, ना बीमा, ना अवकाश, जो संडे का अवकाश है या सैटरडे का, हर सेकंड सैटरडे, तो ये सभी क्या है, सोशल सिक्योरिटी, ये नहीं मिलता है। इनफॉर्मल कैजुअल वर्कर्स मीन्स हमारे यहाँ अनौपचारिक आकस्मिक श्रमिक, जब जरूरत पड़ती है तब हम उनको रिक्रूट कर लेते हैं, जब ले लेते हैं अपने काम के लिए, बाकी उनको अल्पकालीन समय के लिए, जब काम नहीं रहता है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाती है तो उनको हटा दिया जाता है। ये हमारी इकोनॉमी का, और इसी को बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि हमारी इकोनॉमी किसी टाइम फॉर्मल थी, मीन्स जो लोग काम करने वाले थे वो परमानेंट थे। आज से आप 30 साल पहले देखोगे, कई लोग 20 साल पहले हमारे यहाँ पर जो लोग काम करते थे, अगर वो सफाई कर्मचारी भी रहते थे तो वो क्या थे, परमानेंट। आज आप देखिए नगर पालिका में ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं वो क्या हो गए, वो डेली वेजेज के बेसिस पर लगाए जाते हैं, चाहे गार्ड हो। जबकि पहले जो लोग रहते थे उनको गवर्नमेंट रिक्रूट करती थी। तो अब क्या हो रहा है, इकोनॉमी का जो फॉर्मलाइजेशन था, जो फॉर्मल इकोनॉमी जहां पर लोग पूरे नियमों से बंधे हुए थे, जिनको एक फिक्स पैटर्न की पेंशन मिलती थी, बीमा राशि या वेतन सभी जो मिलते थे, उसकी जगह पर इनफॉर्मल इकोनॉमी में चेंज कर दिया। जब चाहो उनको उठा सकते हो, मीन्स वो परमानेंट नहीं है।
तो ये क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है और हमारा जो लेबर मार्केट है उसका इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो याद रखना, अनौपचारिकरण क्या होता है, फॉर्मल से हम इनफॉर्मल की तरफ, जहां पर बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन काम नहीं करते। इनफॉर्मल लेबर मार्केट अगर इसकी बात करें तो कौन कौन से हैं, ग्रामीण स्वरोजगार अगर लोगों के पास है तो वो भी इनफॉर्मल लेबर मार्केट का पार्ट है। उसमें एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, अगर एग्रीकल्चर के अलावा अगर दुग्ध पालन वगैरह ये सब करते हैं तो भी वो क्या है, आपके इनफॉर्मल मार्केट के श्रमिक हैं। शहरी स्वरोजगार में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है स्वरोजगार में और सर्विसेज दे रहा है किसी को, तो ये भी इनफॉर्मल लेबर मार्केट में इंक्लूड किए जाएंगे। इनफॉर्मल जो वेजेस एम्प्लॉयमेंट है, मीन्स जो डेली मजदूरी पे काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जो लोग, एग्रीकल्चर में काम करते हैं या इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ये सभी भी क्या किस में आते हैं, आपके इनफॉर्मल वेजेस वर्कर्स। अब यहां राइटर ने क्या कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर इंडिया में बढ़ाना है तो हमको डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। अगर डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी तभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे ऐसा हो सकता है। एक है किन्सियन इकोनॉमिक्स। किन्सियन इकोनॉमिक्स किन्स के द्वारा ये दी गई थी कि अगर किसी देश में समग्र मांग मीन्स एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ाएंगे तो ये एग्रीगेट डिमांड में समग्र मांग किसी देश में डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स पर। एक कंजप्शन, एक इन्वेस्टमेंट, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक जो पार्ट है इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसको एक सेक्टर मानते हैं। तो यहां पर किसी देश में जो मांग है, अब हमको क्या बोल रहा है ये कि मांग बढ़ाना है, उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो हमको क्या करना है, यहां पर एग्रीगेट डिमांड जिसमें क्या आ गया, कंजप्शन भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो प्रेजेंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बहुत बुरी तरह प्रॉब्लम में आया हुआ है। तो ये 3 ही हमारे पास बचे हैं जिससे हम एग्रीगेट डिमांड अभी बढ़ा सकते हैं प्रेजेंट कोरोना वायरस के समय में। अब यहां पर राइटर ने क्या क्या लिखा है और क्या क्या हम इसको याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड CIGXNM, यहां पर कंजप्शन क्या होता है कि जब हम अपने उपयोग के लिए कोई खर्चा करते हैं, जैसे हमको खाना खाना है पैसा देते हैं या फिर कुछ खरीदारी कर रहे हैं। कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट उत्पादन के लिए खर्च किया जाता है, जबकि कंजप्शन जनरली बिना उत्पादन की चीज़ों पर खर्च किया जाता है, जो खाया पिया पचाया इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें कंजप्शन होता है। यहां पर जस्ट एक टेक एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई 4 व्हीलर मैं उबर या ओला के लिए ले रहा हूं या कोई ट्रक ट्रांसपोर्ट के लिए ले रहा हूं तो वो है उत्पादन में खर्च या निवेश है। लेकिन अगर मैं घर के खर्च के लिए, घर के उपयोग के लिए कोई कार ले रहा हूं तो वो क्या है, जस्ट कंजप्शन, मीन्स वो प्रोडक्टिविटी में काम नहीं आएगा। यहां पर कहा गया है कि यहां पर हम देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर आय बढ़ाएंगे तो उसका कंजप्शन बढ़ेगा, मीन्स वो नई नई कोई भी चीजें खरीदेगा, तो आय बढ़ाने से कंजप्शन भी बढ़ेगा और उसकी बचत भी बढ़ेगी और इस बचत को वो आगे किसी अच्छे काम में निवेश कर सकता है। निवेश क्या होता है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया खर्च, वो मशीन भी हो सकती है, वो उपकरण भी हो सकते हैं। यहां पर राइटर ने कहा है कि हमको निवेश बढ़ाने की जरूरत है इकोनॉमी में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, खाद्य प्रसंस्करण में, जिससे रूरल और फार्मर्स दोनों को बेनिफिट होगा। तो ये कहा गया है राइटर के द्वारा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम भी चला रखी है, मैंने जोड़ा है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसके द्वारा पूरे इंडिया में जो फूड प्रोसेसिंग है, खाद्य प्रसंस्करण है, जैसे अगर टमाटर जल्दी से खराब हो जाते हैं, 3-4 दिन में टमाटर खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर उसकी अगर सॉस बना दी जाए तो 1 महीने 2 महीने वो चलेगा फूड प्रोसेसिंग के द्वारा। उसका 1 kg टमाटर का भाव अगर 20 रुपये kg है तो 1 kg टमाटर जो सॉस बनेगी वो 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में बिक सकती है। तो फूड प्रोसेसिंग के साथ जो पैसा बढ़ता है, वैल्यू एडिशन बढ़ती है, उसका लाभ रूरल इकोनॉमी को भी मिलता है और फार्मर्स को भी मिलता है। इसीलिए प्रधानमंत्री कृषि किसान संपदा योजना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक जरूर याद रखना, जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो याद रखना कि ब्याज दरों के साथ निवेश कैसे कोरिलेट है। क्यों आरबीआई जब भी निवेश बढ़ाना चाहती है तो ब्याज दरें क्यों कम करती है। एक तरफ अगर हम इकोनॉमी में निवेश की दर लें और दूसरी तरफ अगर हम ब्याज दरें लें तो जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती है तो इकोनॉमी में निवेश की जो मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है। अगर आप देखोगे यहाँ पर कर्व जो रहता है वो ऐसे आ रहा है।
अगर हम बात करें यहाँ पर 2% पर जो निवेश की दर है वो है 1000 रुपीज, जस्ट एग्जाम्पल। 5 होते ही वो हो गई कितनी, 500, और 10% ब्याज दर होते ही तो वो 100 रुपये आ गई। मीन्स जैसे जैसे निवेश की, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मीन्स ब्याज दरें बढ़ेगी, तो निवेश की दर भी कम होगी। इसीलिए ये ग्राफ कैसे आता है इसको याद रखना, इस टाइप का ये ग्राफ बनता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार खर्च करती है दो प्रकार से, एक उत्पादक खर्च हो रहता है सरकार का, दूसरा अनुत्पादक, मीन्स जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जहां गवर्नमेंट को, ऐसा एक्सपेंडिचर जहां गवर्नमेंट के उत्पादन में काम आएगा, मीन्स बाद में गवर्नमेंट को वहां से रिटर्न मिलेगा। अनुत्पादक में क्या होगा, गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया लोगों को, खाद्य दे दिया पीडीएस में, जिसमें गवर्नमेंट को कोई लाभ नहीं हो रहा है, मीन्स गवर्नमेंट के लिए उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तो यहां राइटर ने कहा है कि हमको गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए, निवेश करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनोवेशन मीन्स नवाचार में, और स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। जो वर्कर्स हैं उनका स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। क्योंकि एक व्यक्ति अगर सिंपली काम कर रहा है खेत में, अगर उसकी स्किल बढ़ाकर उसको अगर कंप्यूटर चलाना सिखा दे तो उसको इनकम भी बढ़ जाएगी, किसी उद्योग में काम मिल जाएगा, और उसकी परचेजिंग पावर, मीन्स वो आज जो 10 रुपये की वस्तु खरीदता है, 100 रुपये की वस्तु खरीदता है, जब उसके हाथ में 1000 रुपये आ जाएगा तो उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। ये इकोनॉमी में डिमांड जनरेट करेगा। साथ ही में इन्होंने कहा है कि हेल्थ केयर मीन्स स्वास्थ्य, रूरल इंफ्रा मीन्स जो ग्रामीण अवसंरचना है, उसके बाद एजुकेशन, रोड, एग्रीकल्चर रिसर्च मीन्स जो कृषि अनुसंधान है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सभी के ऊपर भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। ये बोल रहे हैं। इंपोर्ट क्या होता है यहाँ पर, संबंधित राष्ट्र मीन्स जैसे इंडिया है, अन्य राष्ट्रों की वस्तु और सेवाओं पर जो खर्च करता है उसे बोलते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, विदेशी नागरिक जो हमारी वस्तु और सेवाओं पर खर्च करते हैं उसे बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। तो यहां पर ये दो बातें याद रखना। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं हम। इकोनॉमी जनरली दो प्रकार की हम देखते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। और भी कई प्रकार की इकोनॉमी रहती है, समाजवादी इकोनॉमी, पूंजीवादी इकोनॉमी, उसके बाद मिश्रित इकोनॉमी, अल्प विकसित इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था, उसके बाद विकसित अर्थव्यवस्था। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा डायमेंशन हम ले रहे हैं। यहां पर डायमेंशन है हमारा एग्रीगेट डिमांड पर, ये चार जो क्षेत्र थे उनके आधार पर। एक होती क्लोज्ड इकोनॉमी, जहां पर इसको बोलते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी या क्रूसो इकोनॉमी भी इसको कहते हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी इसलिए क्योंकि यहां पर केवल CIG, यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं रहता है, यहां पर कंजप्शन रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा। यहां पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नहीं रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं। यहां पर ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर की इकोनॉमी रहती है, CIG एंड XNM। यहां पर CIG रहता है, यहाँ किसी इकोनॉमी अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो वह क्लोज्ड इकोनॉमी। और वर्तमान में ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जो क्लोज्ड इकोनॉमी हो, तो ये याद रखना। सेकेंड पॉइंट टॉपिक है जुडिशियल वर्चुअल जुडिशरी मीन्स द हिंदू के पेज नंबर 7, वर्चुअल कोर्ट, आभासी न्यायालय, ई कोर्ट। अदालत में उपस्थित हुए बिना ही मीन्स हमारी फिजिकल प्रेजेंस बिना ही ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर अगर हम केसेस को ऑनलाइन रिजोल्व कर देते हैं तो ये होता है आपका ई कोर्ट या वर्चुअल कोर्ट। बट इंडिया में जो स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेज मीन्स जल्दी से केसेज का निपटारा क्यों नहीं हो पाता है, तो राइटर ने क्या क्या लिखा है यहाँ, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हमारे पास काफ़ी हैं, उसके बावजूद ये केवल आधे दिन ही काम करते हैं। तो हमारे पास इंफ्रा तो है, ऐसे नहीं बोले कि हम कोर्ट की संख्या बढ़ाएं। जो कोर्ट है उन्हीं को हम बेहतर से यूटिलाइज करें, उनकी जो छुट्टियां हैं उसको कम कर दें, समर सीजन में छुट्टी लेते हैं वो कम कर दें, जो कभी कभी छुट्टियां आती रहती हैं हर पर्व पर उसको हम कम कर दें, काम के आवर्स जो हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं। लीगल जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए केसेज पड़े हुए रहते हैं। क्योंकि जब किसी को पता है कि मुझे 10 लाख रुपए देना पड़ेगा या 5 लाख रुपए लग जाएंगे मेरे इस केस में, तो वो चाहेगा कि जितना लेट हो उतना ही सही है। तो ये क्या है, लीगल कॉस्ट हाई है। लीगल जो प्रोसीजर वो कॉम्प्लेक्स है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि लोगों के समझ में नहीं आता, आए दिन तारीख पे तारीख होती रहती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर एडजोर्नमेंट, यहाँ पर स्थगन बार बार होता रहता है, आए दिन तारीख की डेट बढ़ती रहती है और मामला 10-10 साल 20-20 साल तक लटकता रहता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो जिला अदालतें हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी को मिलाकर लगभग 2.5 करोड़ केसेज क्या है पेंडिंग चल रहे हैं, और ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है।
ये इंडिया के लिए एक डेंजरस टेंशन वाली बात है, क्योंकि हमने कहा है न्याय की एक परिभाषा में ये भी कहा है कि न्याय में देरी ही न्याय न मिलने के बराबर है। तो न्याय में देरी ही न्याय न मिलने के बराबर है। अगर न्याय किसी को देरी से मिल रहा है तो वो उसके साथ क्या है, अन्याय। इसलिए न्याय टाइम पर होना बहुत जरूरी है। केसेज, यहां पर क्या कहा गया, आप कौन से केसेज में हम ई कोर्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं? जैसे रेवेन्यू मामले हैं, टैक्स के मामले हैं, इनको हम अगर ई कोर्ट के द्वारा निपटा देते हैं, मीन्स घर बैठे ही निपटा देते हैं वकील। इसमें ई कोर्ट में होता क्या है कि आप मेल कर दोगे अपनी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी बात है रेवेन्यू या टैक्स से संबंधित, गवर्नमेंट भी एक मेल करेगी, आप भी एक मेल करोगे, और मेल पर ही आपसे जवाब मांगा जाएगा वकील के द्वारा। और आप जब उसको दोगे तो वो उस अनुसार आपको मुकदमा सुना देगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है दोनों पार्टियों की। ये जब ऐसा होता है तो इसे बोलते हैं ई कोर्ट। यहां पर और हो सकता है कि डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा केस सुना जाए, वो भी ई कोर्ट का पार्ट है। ऐसा जब होगा तो माल प्रैक्टिसेस मीन्स जो गड़बड़ियां हैं, जब लोगों के मिलने से आपस में जो गड़बड़ियां होती है, करप्शन होता है, वो कम हो जाएगा, कॉस्ट बच जाएगी और टाइम भी सेविंग होगा लोगों का। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम कि क्या इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो था उसने ई कोर्ट स्टार्ट किया है, किसके लिए कि पूरे जो हरियाणा राज्य है वहां पर ट्रैफिक चालान का निपटारा किससे होगा, ई कोर्ट से। ये मैंने खुद जोड़ा है। भारतीय न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालय ने एक ई समिति भी बनाई है जो इसमें हेल्प भी कर रहा है कि कैसे हम ई कोर्ट को बढ़ावा दें। भारतीय न्यायालय में मीन्स इंडियन जुडिशरी में आईसीटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नेशनल पॉलिसी एंड एक प्रोग्राम, एक वर्किंग प्लान बना हुआ है 2005 कि कैसे ई कोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। अब एक और लास्ट में पॉइंट जो हम जोड़ सकते हैं कि ई कोर्ट्स का यूज और कहाँ कर सकते हैं। अगर टेररिस्ट की ट्रायल है तो हो सकता है कि जब हम उसको रास्ते में लेके जा रहे हैं तो कोई अनहोनी हो जाए, तो उससे बचने के लिए हम ई कोर्ट यूज कर सकते हैं। गंभीर अपराध वाले लोगों के लिए ट्रायल के लिए, अगर पीडब्ल्यूडी मीन्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर विकलांग व्यक्ति है बार बार कोर्ट नहीं जाना चाहे तो उसको हम डायरेक्टली जहां बैठा है वहीं पे उसको अवेलेबल करवा दें। सरकारी अधिकारी मामले, अगर कोई मुंबई का अधिकारी है वो फर्जी एनकाउंटर में फंस गया है, सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई मामला चल रहा है या हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, तो डायरेक्टली ई कोर्ट के द्वारा वो अपना प्रशासन भी देख सकता है साथ साथ, और साथ में ही वो अपना मुकदमा भी लड़ सकता है। थर्ड टॉपिक है हमारा डिटेंशन, आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण। मीन्स आपको ऐसे ही कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, अगर ऐसे ही कोई गिरफ्तार करेगा तो आपको क्या क्या प्रोटेक्शंस मिली हुई है ये इसमें बताया गया है। गारंटी एवरी इंडिविजुअल द राइट टू कंसल्ट, मीन्स राइट टू कंसल्ट मीन्स परामर्श लेने का, किससे? लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स वकील से, आपका मन चाहा, वो भी आपकी चॉइस के साथ। अगर आपको कोई भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपको हिरासत में ले लिया जाता है, तो आप अपनी पसंद के वकील से आप परामर्श ले सकते हो कि क्या मुझे जो डिटेंशन किया गया है वो गलत है या सही है, मुझे आप बचाव के लिए उपाय बताइए। कब? जब आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और जब आपको डिटेन कर लिया जाता है, किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखना, ये महबूबा मुफ्ती के कारण हमने ये टॉपिक लिया है, और ऐसे ही हमको टॉपिक्स जब भी जाके इंटरेस्ट पैदा होता है कि कोई भी ऐसा आर्टिकल आए, कोई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया हो, तो उसके साथ हम जब मैच कर देते हैं उसको, तो कभी भी ऐसा कोई मुद्दा आएगा तो हम उसको जोड़ सकते हैं अपने पढ़ाई के साथ, और फिर मेंस में हमारा इसी टाइप की डेवलप हो जाएगी थिंकिंग प्रोसेस। जहां कोई भी ऐसा मामला रहे तो हम पीछे की कोई भी ऐसा करंट का मामला रहे तो उसको जोड़ सकते हैं। डिटेंशन, हिरासत 2 टाइप की होती है, याद रखना। एक प्यूनिटिव, दंडात्मक, अपराध करने के बाद। अपराध करने के बाद जब आपको हिरासत में लिया जाएगा तो इसे बोलते हैं प्यूनिटिव। एक होती है प्रिवेंटिव, जहां पर बिना ट्रायल के मीन्स आपको शक के आधार पर हिरासत में ले लिया जाएगा। अब जस्ट टेक एग्जांपल, एक लड़की थी जिसने एक लड़के को क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। जब लड़की ने एक लड़के का मर्डर कर दिया तो अब सीधा सीधा फर्स्ट जब हम पहली बार जब देख रहे हैं केस को तो ऐसा लग रहा है कि लड़की ने क्या किया? मर्डर, तो उसको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन पता लगा कि लड़के ने उसके साथ बदतमीजी की या उसी को मारने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ में चाकू था या एसिड था, लेकिन लड़की ने अपने बचाव में क्या कर दिया? उसका मर्डर कर दिया। तो यहां पर पहले नजर में केस क्या लग रहा है हमको कि मर्डर किया गया है। तो अब क्या करेगी? यहां पर अगर लड़की को गिरफ्तार किया जाता है तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसको बताना पड़ेगा कि आपने मर्डर किया है। राइट टू कंसल्ट, अब लड़की कंसल्ट कर सकती है अपने वकील से कि मैं जानबूझकर उसको नहीं मारना चाहती थी,
वो मेरी जान लेना चाहता था इसलिए ये मारा गया। अगर लड़की को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा और ट्रेवल टाइम यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा। याद रखना यार, ट्रेवल टाइम इंक्लूड नहीं किया जाता। अब मजिस्ट्रेट के सामने जब लड़की आई तो लगा कि ये केस जानबूझकर नहीं किया गया, यहाँ तो सामने वाली जो लड़की थी उसी की जान को खतरा था, लड़का उसके साथ और भी कुछ कर सकता था। तो जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो मजिस्ट्रेट ये पाता है कि इसकी जो हिरासत है वो गलत है और हिरासत में तो रखने की इसको जरूरत ही नहीं है। केवल ये क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। केवल ट्रायल चलेगा थोड़ा, लेकिन हिरासत में इसको रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मजिस्ट्रेट ये बोल देता है कि ये गलत नहीं है तो 24 आवर्स में उसको छोड़ने का आदेश देगा और 24 आवर्स में उसको छोड़ दिया जाएगा। अब सेकंड है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें शक के आधार पर कि ये राज्य के लिए खतरा हो सकता है। महबूबा मुफ्ती के केस में भी ऐसा हुआ, फारूक अब्दुल्ला के केस में भी ऐसा हुआ कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद उनको शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया कि ये हमारे देश के लिए नुकसान हो सकता है इनके कारण। तो यहाँ पर जो बिना ट्रायल की हिरासत में लिया जाता है 3 महीने के लिए लिया जाता है, लेकिन यदि एडवाइजरी बोर्ड अलाउ करे तो 3 महीने से ज़्यादा के बाद उनको डिटेंशन किया जा सकता है। इनको ग्राउंड भी बता सकते हैं कि किस ग्राउंड के आधार पर आपको प्रिवेंटिव डिटेन किया जा रहा है, मीन्स आपको हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन यदि ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खराब हो, मीन्स जो जनहित में खराब हो, तो जनहित को प्रॉब्लम क्रिएट करे तो बताना जरूरी नहीं है। तो दोनों जगह क्या है, साथ साथ क्या कंडीशंस भी लगी हुई है, टर्म एंड कंडीशंस। डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन करवाने का अधिकार, अगर आपको डिटेन किया गया है तो आप अपने को रिप्रेजेंट करवा सकते हो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आप अपने बचाव के लिए। जैसे साफ फैसल ने अपनी पत्नी को आगे किया, क्योंकि साफ फैसल जो थे उनको भी जो दिल्ली एयरपोर्ट था वहां से गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वो भी हो सकता था कि अगेंस्ट आर्टिकल 370 के तहत के अगेंस्ट बोल सकते थे जाकर, तो इसलिए उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनकी पत्नी ने उनका रिप्रेजेंटेशन किया, तो ये भी मिलता है। कानून जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसका सेंटर एंड स्टेट दोनों बना सकता है, तो ये याद रखना, स्टेट एंड सेंटर दोनों बना सकते हैं। अब ये महबूबा मुफ्ती जो थी उनका 3 मंथ्स बढ़ाया गया है, बढ़ाने का चांसेज है। और कौन बढ़ा रहा है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उनका कहना है कि ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ऐसा किया जा रहा है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या रहता है कि पब्लिक को आने वाले समय में इनसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है और इसमें अपील भी नहीं की जा सकती किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, आपको जमानत नहीं मिलेगी। ये बहुत डेंजर एक एक्ट है। अगर आपका पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आपको हिरासत में लिया गया तो आप जमानत के लिए जा नहीं सकते, कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते। ये बहुत सारे ऐसे नियम है जो यहाँ आपको लागू नहीं करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था मीन्स क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? यह मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित करती है, मीन्स जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है। घाटे की वित्त व्यवस्था मीन्स जो आपका डेफिसिट फाइनेंस है उसको उसकी व्यवस्था करती है। केवल निर्यात होता है यहाँ के, ओनली एक्सपोर्ट होता है और न तो यहाँ आयात होता है ना ही निर्यात। ये क्या कह रहा है, न तो एक्सपोर्ट न ही इंपोर्ट। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट डे हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।